एवरीवन, स्टार्ट करते हैं हमारी स्टैटिकल फिजिक्स की नेक्स्ट क्लास। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं स्टैटिकल की हमारी नेक्स्ट क्लास। देखो, कल हमने जो भी पढ़ा था इसमें आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ये वो समझ में आ गया होगा। सबसे पहले तो एक तो हम आज पढ़ेंगे ऊर्जा का समविभाजन का सिद्धांत। जैसे लास्ट चैप्टर में भी हमने पढ़ा था इक्विपार्टीशन लॉ ऑफ एनर्जी, ठीक है, वही का वही रिजल्ट है। लेकिन यहाँ किसके द्वारा लास्ट में हमने पढ़ा था, मैक्सवेल ने जो दिया था वितरण का नियम, उसके द्वारा हमने देखा था। यहाँ हम देखेंगे बोल्ट्जमान के नियम के द्वारा। किसके लिए? यहाँ पर जो अणुओं की संख्या, अभी जो हम बात कर रहे हैं लास्ट दो टॉपिक से, जैसे हमने कल किसके बारे में पढ़ा, जैसे हमने मोलर विशिष्ट ऊष्मा के बारे में पढ़ा, एकल परमाणु कायन के बारे में, एकल परमाणु अणु के लिए हमने लिया आदर्श गैस से, उस पर वायु दाब कितना होगा वो हमने देखा था। वहाँ जो हम निकाल रहे हैं कणों की संख्या कितनी है या उनके रेस्पेक्ट में ऊंचाई कितनी है, वहाँ से प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो इसके रेस्पेक्ट में हम देखते हैं ऊर्जा के समविभाजन का सिद्धांत यहाँ से हम कैसे निकाल सकते हैं। तो हेडिंग दो, ऊर्जा का समविभाजन का सिद्धांत। ऊर्जा का समविभाजन का सिद्धांत लिखो। मान लीजिए, माना z कोई स्वेच्छ निर्देशांक है। z, यहाँ पे भी हम z लेंगे, यहाँ पे हम z किसको, कोई भी, यहाँ पे बात सेम होगी, कोई ना कोई हम यहाँ पे क्या लेंगे, फेज स्पेस की बात कर रहे हैं, किसी कला निर्देशांक की बात कर रहे हैं कि उसके सापेक्ष कितनी कोष्ठिकाएं हैं, या उनमें अगर हम अणुओं की संख्या की बात करें वो कितने हैं, और उनके सापेक्ष प्रत्येक अणु में यहाँ पे ऊर्जा का समविभाजन किस प्रकार से होगा, वो चीज़ हमें देखनी है। तो यहाँ हमने z क्या लिया, कोई भी स्वेच्छ निर्देशांक है जिसमें अणु का कला बिंदु स्थित होता है, जिसमें अणु का कला बिंदु स्थित होता है, तथा इस निर्देशांक से संबंधित ऊर्जा कितनी हो जाएगी, Ez। z को स्वेच्छ निर्देशांक ले लिया और उससे संबंधित ऊर्जा कितनी है हमारे पास, Ez है। फुल स्टॉप। यदि कला निर्देशाकाश में अणुओं का सतत रूप से बंटन किया जाता है, मतलब इसका बिल्कुल इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो अगर पूरे निर्देश में, ठीक है, पूरे फेज स्पेस में, तो अणुओं का सतत रूप से बंटन किया जाता है, तो निर्देशांक z में यहाँ देखो, जो निर्देशांक है वो आप स्मॉल z लिखोगे, ठीक है, और यहाँ जो बंटन फलन हम लेंगे, संवितरण फलन लेते हैं ना z, वो z आपका ये होगा, कैपिटल Z, ध्यान रखना, ठीक है। संवितरण फलन को भी हम z से प्रदर्शित करते हैं, जो हम किसके बराबर लेते हैं, a समेशन एक्सपोनेंशियल के बराबर लेते हैं, ठीक है ना, a हटा भी दो तो भी समेशन एक्सपोनेंशियल के बराबर। और ये z के, ये हमने कोई भी निर्देशांक लिए हैं x y z, जैसे हम कल ऊंचाई ले रहे थे z, ठीक है, तो वो z ऊंचाई वाली z अलग थी और संवितरण फलन का अलग था, तो एक को स्मॉल लिख लो और संवितरण फलन वाले z को बड़ा लिख लो, ठीक है। तो हाँ, तो क्या लिखा, तो निर्देशांक स्मॉल z में संवितरण फलन कैपिटल Z के व्यंजक की स्थापना कर स्मॉल z के अतिरिक्त, ये जो z निर्देशांक हमने लिया है, इस z के अतिरिक्त अन्य सभी निर्देशांकों पर भी समाकलन प्राप्त किया जा सकता है।
समाकलन प्राप्त किया जा सकता है। समाकलन प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ देखते हैं कि कोई भी हम इसका जो एकांक कोई आयतन ले रहे हैं कि उसमें कणों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो हम क्या लिखें यहाँ से, माना इसमें कुछ नहीं है, डेफिनेशन थोड़ी सी लैंग्वेज इससे लिखवा दी ताकि आपको थोड़ा सा टॉपिक लगे। अदरवाइज बिल्कुल जो हमने लिखा था रिजल्ट हमारे पास सेम आएगा इक्विपार्टीशन लो का, वही की वही चीज़ है। यहाँ इक्विपार्टीशन हम कैसे देख रहे हैं कि बोल्ट्जमान ने जो वितरण फलन बताया है सब कोशिकाओं का, उसके अनुसार भी संवितरण फलन का मान वही रहता है या नहीं। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, माना एकांक कोशिका के आयतन में, जो भी हम फेज स्पेस ले रहे हैं उसके एकांक कोई कोशिका हम ले लेंगे। तो माना एकांक कोशिका के आयतन में अणुओं की संख्या कितनी मान लेंगे हम, डी एन जेड ले लेते हैं क्योंकि हम जेड डायरेक्शन में बात कर रहे हैं। डी एन जेड बराबर किसके बराबर होगा भाई, ए एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा इंटू ई आई इंटू में डी जेड। ये क्या हो गई, एकांक आयतन में अणुओं की संख्या। ठीक है, यहाँ पे हमने एनर्जी ई जेड से प्रदर्शित की थी ना, एनर्जी ई जेड हो जाएगी, ये वही वाली एनर्जी। इस तरीके से लिखो या इस तरीके से लिखो, बात बराबर है। या बराबर हम क्या कह सकते हैं, ए एक्सपोनेंशियल माइनस ई जेड अपॉन के टी, बीटा की वैल्यू रख दी 1/kt इंटू में डी जेड। ठीक है, ये हमारे पास आ गया डी एन जेड किसी एकांक कोशिका आयतन में। अब हम बात करें कि कुल अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, कुल अणुओं की संख्या या कुल कणों की संख्या इसके बराबर हो जाएगी। इसका हम समाकलन कर दें, n बराबर क्या हो जाएगा, कणों की संख्या अगर हम n ले रहे हैं तो इंटीग्रेशन करते अगर हम डी एन जेड इसके बराबर होगा, मतलब आप इसका इंटीग्रेशन कर लो, ए कांस्टेंट के बाहर ले लो, इंटू में क्या बन जाएगा हमारे पास एक्सपोनेंशियल माइनस ई जेड अपॉन के टी इंटू डी जेड। बस है, इंटीग्रेशन करने पर हमें ये वैल्यू इसकी मिल जाएगी। अब हम बात करें कि ये तो हमारे पास कुल अणुओं की संख्या आ गई। अब प्रत्येक अणु से संबंधित ऊर्जा कितनी है, तो एक अणु की ऊर्जा जैसे हमने ई जेड ले रखी है। अब यहाँ पर अगर हम कुल ऊर्जा की बात करें तो क्या मान आ जाएगा, लिखिए इसको समीकरण 1 दे दो, इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे दो, नोट कर लो। क्या लिखे हम अगली चीज, प्रत्येक अणु से संबंधित कुल ऊर्जा, कुल ऊर्जा एक अणु से संबंधित ऊर्जा कितनी थी, ओनली ई जेड के बराबर ली थी। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि संबंधित कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी। अगर हम इसको u से प्रदर्शित करते हैं u जेड डायरेक्शन में, तो बराबर ये इंटीग्रेशन अगर हम ले लें, एक कण की ऊर्जा कितनी लिखी हमने ई जेड, और कुल कणों की संख्या कितनी है डी एन जेड के बराबर हो जाएगा। क्लियर है, ये डी एन जेड के बराबर है, ये मतलब हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ए इंटू ई जेड एक्सपोनेंशियल माइनस ई जेड अपॉन के टी इंटू में डी जेड के बराबर। यही से वैल्यू आएगी, इसको आप नाम दे दो समीकरण 3। ठीक है, तो ये हमारे पास संबंधित कुल ऊर्जा आ जाएगी। अगर अणुओं की माध्य ऊर्जा की बात करें तो फिर माध्य ऊर्जा बराबर आपके पास कितना होगा, अणुओं की माध्य ऊर्जा, इससे दें हम
ई बार से, ई बार बराबर कितना होगा, कुल ऊर्जा कितनी है और बटे में कुल कणों की संख्या कितनी है, ठीक है, मतलब यू जेड अपॉन एन के बराबर आ जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ए समेशन डी जेड एक्सपोनेंशियल माइनस ई जेड अपॉन के टी इंटू डी जेड डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड कर दो, ओनली ए इंटीग्रेशन ई जेड नहीं आएगा और क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल माइनस ई जेड अपॉन के टी इंटू डी जेड, ठीक है, दोनों का हमने डिवाइड कर दिया इक्वेशन 2 और 3 से। समीकरण 2 और 3 आई थी, यहाँ लिख लेना समीकरण 2 व 3 से, नोट कर लो। इसको सॉल्व करने का वैल्यू क्या है, अगर हम एक कण की ऊर्जा Ez बराबर हम कितना ले लें, Az स्क्वायर के बराबर, यहाँ जो Ez है Ez इक्वल टू अगर हम माने Az स्क्वायर के बराबर हो अगर ऊर्जा, ए जहाँ पे क्या है कोई कांस्टेंट है, जहाँ ए बराबर कांस्टेंट, ये ऊर्जा का मान, ये कहीं से सॉल्व करने पर ये मान ही रखा है कि अगर एनर्जी किसी हो कोई भी द्विघाती फलन उसको माना हो तो Ez का मान ये, तो इसका मान रख देंगे हम ई बार, हमारे पास कितना आ जाएगा, लिमिट हम लगा देते हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में, दोनों पे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में। तो अगर हम लिखें यहाँ पे इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में, ए से तो कैंसिल हो ही जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा, ई जेड की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे ए जेड स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस ई जेड अपॉन के टी इंटू डी जेड डिवाइडेड बाय माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस ई जेड अपॉन के टी इंटू डी जेड। अंदर ये ई जेड है, यहाँ पे भी हम वैल्यूज की ए जेड स्क्वायर के टर्म में डाल सकते हैं, तो इस कुल वैल्यू को सॉल्व करने पर हमारे पास वैल्यू वही आती है 1/2 kT, 1/2 kT, क्योंकि अणुओं का समविभाजन के सिद्धांत से वैल्यू हमारे पास इतनी है कि 1/2 kT। ये हो जाएगी 1/2 kT होगी। इसे ऊर्जा का समविभाजन का सिद्धांत कहा जाता है।
ऊर्जा का समविभाजन सिद्धांत। नेक्स्ट हेडिंग लो, छोटा सा, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है वैसे ये टॉपिक इस चैप्टर के लिए, ठीक है। पहले जो हमने किया था वो इम्पोर्टेंट है, ये वाला वैसे कभी आपके एग्जाम्स में आता नहीं है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से, ठीक है। तो प्रति कण माध्य ऊर्जा का मान कितना हो जाएगा, 1/2 kT के बराबर। नेक्स्ट हेडिंग डालो, द्विपरमाणु गैस की विशिष्ट ऊष्मा। द्विपरमाणु गैस की विशिष्ट ऊष्मा। Specific heat of a diatomic gas. Of a diatomic gas. Like H2, O2, N2, etc.
परमाणु गैसों की विशिष्ट ऊष्मा से रिलेटेड एक दो जो मैंने इसके पोस्टुलेट्स है इसके अभी गई थे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लासिकल थ्योरी ने क्या कहा इसके बारे में, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ वैसे भी हम इस चैप्टर में क्लासिकल थ्योरी के बारे में पढ़ रहे थे। तो द्विपरमाणु गैसों की विशिष्ट ऊष्मा कैसी हो, चाहे आप Cv निकालो या फिर Cp निकालो, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम पर निकालो या फिर कांस्टेंट प्रेशर पर निकालो। तो उसके लिए क्या, तो पहली चीज़ तो हमने बताई कि कणों की जो टोटल एनर्जी होगी वो किन किन कारण से होगी, या तो उसके मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हो, रोटेशन कर रहे हो, घूर्णन या वाइब्रेशन कर रहे हो, या फिर कई बार इलेक्ट्रॉनों के एक्साइटेशन के कारण होता है कि किसी भी कोई किसी हम अणु की बात करें उसके अंदर उसके जो भी किसी मॉलिक्यूल्स में जो भी उसके एटम्स हैं, अगर वो उनके ग्राउंड स्टेट से उठ करके और एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, ये एक्साइटेड स्टेट में अगर इसके इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं तो उसके कारण भी क्या होता है, उनमें कुछ ना कुछ एनर्जी क्रिएट हो जाती है, या फिर एक्साइटेड स्टेट में आकर के जब वो वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो वो फोटोन के वे में कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज कर देते हैं। वो एनर्जी भी क्या होती है, ओवरऑल उस एटम की एनर्जी को बढ़ा देती है, उसमें कुछ ना कुछ एडिशन कर देती है। तो पहला तो इन सारे के कारण होती है। दूसरी चीज़ कि इसमें अगर हम कुछ एनर्जी एक्स्ट्रा देते हैं तो एक बात तो इनके अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि करेगा, इनकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाएगा। जो भी अणु अगर ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड में जा रहा है तो, या एक्साइटेड से ग्राउंड में आ रहा है तो, और बाकी बात क्या करेगा, इन अणुओं की ऊर्जा में वृद्धि। अणु की ऊर्जा में वृद्धि कैसे, उसके किसी भी कारण से, जो अणु अगर रेस्ट में भी है, रेस्ट में वैसे होते नहीं है, हो भी तो उनकी जो भी आंतरिक ऊर्जा है उसमें वृद्धि कर देते हैं, ठीक है। गतिज ऊर्जा यहाँ पे किसके, घूर्णन के लिए भी कुछ गतिज ऊर्जा होगी, कंपन के लिए भी होगी, या फिर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन के कारण तो होगी। क्लासिकल थ्योरी से रिलेटेड इसकी एक दो जो भी पोस्टुलेट्स बताए क्लासिकल थ्योरी ने वो देखते हैं। तो पहली चीज़ तो इसमें ये बताई गई कि कोई भी डायटोमिक मॉलिक्यूल होता है उसको हम एक डंबल लाइक स्ट्रक्चर मानते हैं। डंबल कहते हैं कुछ इस प्रकार से, ये कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर मानी जाती है किसी डायटोमिक मॉलिक्यूल की। क्लासिकल थ्योरी ने बताया कि हम एक डंबल की तरह स्ट्रक्चर हो सकता है, ये अपना रोटेशनल एक्सिस होता है इसका बीच में, ये अपना रोटेशनल एक्सिस को चेंज कर सकता है, मतलब अभी ऐसे हो सकता है ये बिल्कुल उल्टा घूम जाए, मतलब ये वाला पार्ट ऊपर की तरफ हो जाए ऐसे, ठीक है। तो ये अपने अकॉर्डिंग रोटेशन भी करेंगे, वाइब्रेशन भी करेंगे, क्योंकि इसमें क्या है, एटम्स होते हैं, तो ये रोटेशन वाइब्रेशन, अब उन सारे मोशन के कारण इनकी डायरेक्शन जो है वो चेंज होती है, कभी इधर कभी नीचे की साइड, कभी यहाँ कभी यहाँ पे, इस अकॉर्डिंग। लेकिन इनकी स्ट्रक्चर कैसी, एक डंबल बोला जाता है इसको, एक डंबल के समान मानी जाती है। देखो परमाणु गैस को दो एटम से, कोई भी इसमें दो एटम होंगे, डंबल जैसी स्ट्रक्चर इसकी मानी जाती है। वन बाई टू के टी किससे, इक्विपार्टीशन लॉ से प्रत्येक डिग्री ऑफ फ्रीडम की एनर्जी कितनी हो जाएगी, वन बाई टू के टी होती है। अब यहाँ पे क्योंकि दो एटम है तो यहाँ पे हमें प्रत्येक के लिए कितना मिल जाएगा, तो अगर एक अणु की अगर हम बात करें,
बेसों के एक तो स्ट्रक्चर कैसे डम्बल लाइक स्ट्रक्चर क्लासिकल थ्योरी ने ये बताया। दूसरा बताया कि प्रत्येक स्वतंत्र कोटि की ऊर्जा कितनी हो जाएगी 1/2 kT, जो हम ऑलरेडी जानते हैं। अब 1/2 kT के कारण इसकी मेन एनर्जी कितनी होगी 3/2 kT स्थानांतरण, मतलब वही जो एक तरह से इलेक्ट्रॉन का जो एक्साइटेशन होता है ग्राउंड स्टेट से अगर वो इसमें एक्साइटेड स्टेट में जाए, एक्साइटेड से ग्राउंड में स्टेट, कहीं ना कहीं कोई ट्रांसलेशनल मोशन उसको कहते हैं, स्थानांतरण ऊर्जा या स्थानांतरण गति, उसके लिए केटी मिलेगी, ठीक है। और घूर्णन के लिए भी केटी ऊर्जा मिल जाती है। टोटल एनर्जी कितनी हो गई, यू स्थानांतरण के कारण प्लस घूर्णन के कारण ऊर्जा प्लस कंपन के कारण ऊर्जा, टोटल एनर्जी 7/2 kT के बराबर हो गई। अगर हम क्या ले n इंटू के बराबर r होता है, प्रति अणु ले तो कितनी वैल्यू हो जाएगी nRT प्लस 3/2 nRT प्लस nRT, मतलब वैल्यू कितनी हो जाएगी 7/2 RT। अभी कैसे है, इसे हम लास्ट में प्रूफ भी करेंगे कि एक्चुअली में इतनी ही होती है, क्लासिकल थ्योरी ने बताया था, और हम सॉल्यूशन करके और हम लास्ट में फिर वापस से सोचेंगे कि हाँ वाकई में इतनी की इतनी ही होती है एनर्जी, ठीक है। ये हमारे पास यूके। अगर हम प्रति अणु ऊर्जा की बात करें, ये तो हमारे पास टोटल एनर्जी आई। अगर हम बात करें कि प्रति अणु आंतरिक ऊर्जा कितनी है, यू क्या है यहाँ पे इसकी आंतरिक ऊर्जा, इसे एक तरह से डिबाई मॉडल भी कहा जाता है। डिबाई नाम के साइंटिस्ट ने दिया था मॉडल, तो इसे डिबाई मॉडल भी कहा जाता है स्पेसिफिक हीट ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स को। प्रति अणु आंतरिक ऊर्जा, यू नॉट मान लेते हैं, यू नॉट इक्वल टू यू अपॉन एन, प्रति अणु बराबर कितनी वैल्यू हो जाएगी 3/2 RT प्लस RT प्लस RT इक्वल टू 7/2 RT, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये हमारे पास टोटल इंटरनल एनर्जी आई है क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग। ऑब्वियसली सी बात है कि यू हमारे पास है, तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, क्लासिकल स्पेसिफिक हीट निकाल सकते हैं, विशिष्ट ऊष्मा सीवी। तो यहाँ से देखो आपके पास मोलर विशिष्ट ऊष्मा क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगा आपके पास डी यू नॉट अपॉन डी टी, मतलब सी वी इक्वल टू कितना हो गया 7/2 R। इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ जो ये सी वी है मोलर विशिष्ट ऊष्मा, ये भी क्यों है, ये भी इन तीनों के कारण है, स्थानांतरण, क्योंकि एनर्जी इन तीनों के कारण है। तो जो सी वी का मान आया है ये भी कैसा है, कुछ स्थानांतरण के कारण, घूर्णन के कारण और कंपन के कारण, तीनों के कारण होगा सी वी का मान, ठीक है, लिख लो। ये अभी तो हम केवल इसके पोस्टुलेट्स बता रहे हैं, इसके अभिग्रही जो क्लासिकल फिजिक्स में दिए थे, क्लासिकल थ्योरी में दिए थे, उसके बाद हम थोड़ा सा इनको प्रूव करके देखेंगे कि हमें यही वैल्यूज मिलती है या नहीं। हालांकि ये पोस्टुलेट्स आपको ध्यान रखने ही है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ज़्यादा नहीं तो आपसे पोस्टुलेट्स पूछ लेगा, आप इतने 4 5 6 7 लिख दो उतने सफिशियंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास सी वी बराबर भी क्या है, सी वी स्थानांतरण को हम शॉर्ट में क्या कह रहे हैं, ट्रांसलेशनल ट्रांस, ठीक है, प्लस सी वी घूर्णन को क्या कह रहे हैं, रोटेशनल, ठीक है, और प्लस सी वी वाइब्रेशनल को हम क्या कह रहे हैं, वी आई बी, ठीक है। तो कुल सी वी का मान हमारे पास इन तीनों के मानों के कारण होता है, ऐसा कहा गया क्लासिकल थ्योरी के द्वारा, ठीक है। और इसके बेस पे इन्होंने एक ग्राफ भी दिया, इसमें सी वी में और टी में टेम्परेचर के साथ में मोलर विशिष्ट ऊष्मा का मान किस तरीके से परिवर्तित होगा उसके लिए पहले इतना नोट कर लो, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ग्राफ कुछ इस तरीके से ग्राफ बनाया गया है, ये यहाँ हम क्या ले रहे हैं सी वी अपॉन आर, आर गैस कांस्टेंट, और यहाँ हम टेम्परेचर ले रहे हैं, ठीक है। इन दोनों में ग्राफ बनाया तो ये कहा गया है कि जैसे हमें अभी वैल्यू मिली है 7/2, किसके लिए मिल रही है, द्विपरमाणु के लिए, इसका मतलब कुछ एकल परमाणु गैस के लिए भी कुछ होगी मोलर विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है ना।
और उससे पहले कुछ ग्राउंड जो हम बोलते हैं बिल्कुल ग्राउंड पर भी कुछ विशिष्ट ऊष्मा होगी, मोलर विशिष्ट ऊष्मा। तो मान किस प्रकार से, जैसे यहाँ माना कि पहले कितनी रही हो 3/2, 5/2, 7/2, ठीक है। तो हमें ग्राफ कुछ ऐसा मिला। ये इस प्रकार से बिल्कुल स्ट्रेट ना होकर के इंक्रीजिंग हुआ, लेकिन 3/2 के बाद डायरेक्टली ऊपर चला, 5/2 पर कांस्टेंट रहा, फिर ऊपर की तरफ बढ़ा 7/2 पर, फिर कांस्टेंट वैल्यू रही। यह हमें ग्राफ मिलता है, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर किसमें, केल्विन में ले लेना। तो अब देखते हैं इस ग्राफ के बारे में, थोड़ा देखते हैं कि ग्राफ क्या है। एक्चुअली में ये जो पूरी थ्योरी थी, जिसको हम क्या बोलते हैं क्लासिकल थ्योरी के बात हम जान रहे हैं, वो एक्चुअली में आइंस्टीन ने दी थी, ठीक है। आइंस्टीन की क्लासिकल थ्योरी थी, वो थ्योरी दी थी लगभग किसी सन में 1900 के आसपास कुछ दी थी, ठीक है। उस थ्योरी के द्वारा फिर उस थ्योरी पे काम किसने किया, प्लांक ने। तो प्लांक ने ये देखा उस थ्योरी पे, आइंस्टीन ने तो केवल थ्योरी देकर रख दिया। उसके बाद प्लांक ने ये चीज़ नोटिस की कि मतलब इनके अकॉर्डिंग की जो एनर्जी है, मोलर विशिष्ट ऊष्मा है, इसका मान क्या होगा, बिल्कुल स्ट्रेट ना होकर के, कि बिल्कुल एक ही मान ना होकर के क्या होगा, डिस्क्रीट वैल्यूज मिल रही है। डिस्क्रीट मतलब ये अलग अलग वैल्यू मिल रही है, अलग अलग वैल्यू के साथ में इसमें कुछ ना कुछ इंक्रीज होता रहेगा, ठीक है। ये बात बताई, तो ये किसने बताया, प्लांक ने। प्लांक ने उसके बेस पे ये हमें एक ग्राफ दिया, तो ये लिख लिया। इसके बाद लिखो, इसे ग्राफ को एक प्रकार से एक स्पेक्ट्रम भी हम बोल सकते हैं, ठीक है ना, स्पेक्ट्रम के रूप में। तो लिखो उपयुक्त ग्राफ, या ब्रैकेट में लिख लेना स्पेक्ट्रम, उपयुक्त ग्राफ या ब्रैकेट में स्पेक्ट्रम मोलर विशिष्ट ऊष्मा V में, मोलर विशिष्ट ऊष्मा Cv में, Cv में टेम्परेचर T के सापेक्ष, टेम्परेचर T के सापेक्ष वेरिएशन को दर्शाता है। वेरिएशन, इसके रेस्पेक्ट में जो भी चेंज आ रहे हैं, वेरिएशन को दर्शाता है। जो नियम आइंस्टीन ने, जो नियम आइंस्टीन ने 1960 में दिया था, 1960 में आइंस्टीन ने ये लॉ दिया था, जिसके बेस पे बाद में प्लांक ने ये बताया। और ये क्या बता रहे हैं, सीवी में कैसे वेरिएशन होता है टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में, इसकी वैल्यू एक साथ इंक्रीज नहीं होकर के क्या होती है, डिस्क्रीट वैल्यू होती है, अलग अलग वैल्यू के सापेक्ष, ठीक है। आइंस्टीन ने 1960 में दिया था। नेक्स्ट क्या, उन्होंने इसमें कुछ क्वांटम थ्योरी भी यूज की थी, और क्वांटम थ्योरी क्या कहती है कि ऊर्जा कभी भी एक बिल्कुल रेगुलर वैल्यू के रूप में नहीं जाती, ऊर्जा अलग अलग पैकेट्स के रूप में जाती है, अलग अलग बंटे, जैसे हम बोल सकते हैं अलग अलग पैकेट होते हैं, ठीक है ना, क्वांटीकृत होती है ऊर्जा, इसे कहा जाता है, ऊर्जा का क्वांटीकरण कहा जाता है। तो इन्होंने भी यहाँ पे ऊर्जा का क्वांटीकरण, की ऊर्जा एक साथ डायरेक्टली नहीं बढ़ेगी, कैसे, बिल्कुल अलग अलग डिस्क्रीट, मतलब अलग अलग पैकेट्स के रूप में, अलग अलग ग्रुप के रूप में बढ़ेगी। तो उन्होंने, इसने आइंस्टीन के लिए हम बात कर रहे हैं, उन्होंने ऊर्जा के क्वांटीकरण का प्रयोग किया। ऊर्जा के क्वांटीकरण सिद्धांत का प्रयोग किया था, ठीक है। तो ये ग्राफ इसके बेस पे इन्होंने बनाया था कि ऊर्जा क्या होगी, बिल्कुल एक समान नहीं बढ़ करके अलग अलग क्वांटम वे में बढ़ती है, ठीक है। ये लिख लिया। नेक्स्ट एरो डाल के लिखो, नेक्स्ट एरो में लिखो क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांत, क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांत के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार किसी घूर्णन अथवा कंपन करते हुए अणु की, किसी घूर्णन अथवा कंपन करते हुए अणु की
ऊर्जा को अणु की ऊर्जा को डिस्क्रीट वैल्यूज, ये जो अलग अलग डिस्क्रीट वैल्यूज होती है, या हिंदी में हम क्या लिख सकते हैं इसको, विविक्त मान, विविक्त बोला जाता है डिस्क्रीट को, विविक्त मान, ठीक है, डिस्क्रीट वैल्यूज। इस टॉपिक में एक्चुअली में मेनली आपकी थ्योरी है, इसलिए थ्योरी लिखवा रही हूँ, ठीक है। इसमें डेरिवेशन पास बहुत छोटा सा है, कुछ खास नहीं है। हाँ, ये ग्राफ जरूर पूछ लिया जाता है, और इस ग्राफ से रिलेटेड ही पूरी थ्योरी है। इस ग्राफ में क्या बताया गया है, आइंस्टीन ने दिया, क्वांटीकरण का प्रयोग किया और उसके थ्रू क्या कहा गया, ठीक है। तो ऊर्जा के विविक्त मान के समुच्चय में से, विविक्त मानों के समुच्चय में से एक मान तक प्रतिबंधित रखते हैं। क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांत के अनुसार किसी घूर्णन अथवा कंपन करते हुए अणुओं की ऊर्जा को विविक्त मानों के समुच्चय में से एक मान तक प्रतिबंधित रखते हैं। मतलब ये कि अलग अलग वैल्यूज है, कोई पर्टिकुलर यहाँ तक में हमारे जितने भी अणु आ रहे हैं उनको हमने किसी एक निश्चित ऊर्जा से संबंधित मान लिया, जिनकी ऊर्जा कितनी है, 3/2 है, ठीक है। कुछ यहाँ पे कुछ अलग जो अणु होंगे उनको हमने 5/2 से संबंधित, तो ये अलग अलग डिस्क्रीट मानों के अकॉर्डिंग हमने किसी एक पर्टिकुलर के एनर्जी की वैल्यू में क्या कर दिया, उस कण को प्रतिबंधित कर दिया। जैसे यहाँ मान लो, मान लें कि इतनी दूर में हमारे कोई भी n कण अगर आ रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि उनकी एनर्जी इतनी है, 5/2 एनर्जी है, ठीक है। उनकी एनर्जी 5/2 है। कुछ कणों की एनर्जी कितनी हो जाएगी, ये 7/2 हो जाएगी, ठीक है। कुछ कणों की एनर्जी कितनी हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी। और इनमें वेरिएशन क्यों हो रहा है, क्योंकि टेम्परेचर हम कंटिन्यूसली बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके ग्राफ की थ्योरी थी। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार ये ऊर्जा का मान दिया क्वांटम मैकेनिक्स में, कोई अणु घूर्णन कर रहा है तो उसकी ऊर्जा कितनी होगी, या फिर कंपन कर रहा है तो उसकी ऊर्जा कितनी होगी। तो घूर्णन की एनर्जी उन्होंने क्या बताई, घूर्णन, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई रोटेशन, ठीक है। बराबर n इंटू n+1 h² इंटू आई। ये फिक्स वैल्यू है, क्वांटम मैकेनिक्स ने ये फॉर्मूला दिया, फिक्स है, आपको डायरेक्टली याद रखना है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 या 4 जो भी हो वो लिख लेना, ठीक है। n इंटू n+1 h² इंटू आई, ठीक है। इसी तरीके से वाइब्रेशन के लिए क्या एनर्जी थी, ई कंपन या ई वाइब्रेशन, ठीक है। इक्वल टू क्या वैल्यू दिया, इसकी वैल्यू इन्होंने दी n+1/2 इंटू एच न्यू, ठीक है। इक्वेशन नंबर 5। यहाँ से आप देख सकते हो, अगर n की वैल्यू हम बिल्कुल n जहाँ पे क्या होगा दोनों के लिए, जहाँ n बराबर 0 1 2 3 डॉट डॉट, ठीक है। n मतलब अलग अलग क्लास या अलग अलग कक्षा के अनुसार हम ले लें। अगर n बराबर 0 भी लेते हो तो भी कण की एनर्जी कितनी आएगी आपके पास, h/2 के बराबर आएगी। इसका मतलब बिल्कुल ग्राउंड स्टेट में भी कुछ ना कुछ उनके वाइब्रेशनल के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी रहेगी। इसी प्रकार हम यहाँ से भी देख सकते हैं n बराबर 0, यहाँ अगर 0 कर देते हो आप तो n मल्टीप्लाई में होने की वजह से पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इसका मतलब बिल्कुल ग्राउंड स्टेट में रोटेशन उनका पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन वाइब्रेशन उनका पॉसिबल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि तब भी उनके पास कुछ ना कुछ एनर्जी रहेगी। क्लियर है यहाँ से। अब हम इस पे से मान देखते हैं कि कोई संवितरण फलन हम इस पे से कैसे देख सकते हैं, ठीक है। ये तो इससे रिलेटेड मान हुआ। नेक्स्ट हम यहाँ देखें, नोट कर लो, नेक्स्ट हम लिखें संवितरण फलन। Z
इक्वल टू क्या हो जाएगा, समेशन एक्सपोनेंशियल माइनस ई। अब ई यहाँ पे समीकरण फलन किसके रेस्पेक्ट में होगा, कंपन ऊर्जा के रेस्पेक्ट में। क्यों, n बराबर 0 में भी कंपन ऊर्जा ही हमारे पास कुछ ना कुछ रहेगी, रोटेशनल एनर्जी तो रहेगी नहीं। तो वैल्यू हम क्या लेंगे, ई कंपन, और ई कंपन को ई वी से लिख रहे हैं, ठीक है, ई वी अपॉन के टी। z इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस ई वी अपॉन के टी। क्लियर है, यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं हम ई वी की। तो z बराबर हमें क्या मिल जाएगा, समेशन एक्सपोनेंशियल माइनस n प्लस 1/2, ठीक है, एच न्यू अपॉन के टी। माइनस से आ गया, ई न्यू की वैल्यू n प्लस 1/2 एच न्यू अपॉन के टी, ठीक है। समीकरण फलन हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम वही वितरण ही देखना चाहते हैं अणुओं का किस प्रकार होता है, घूर्णन के लिए कितने अणु हैं, कंपन के लिए कितने अणु हैं, ठीक है ना, और उनका वितरण किस प्रकार से हो, इसलिए हम संवितरण फलन की बात करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अगर हम यहाँ से एच न्यू अपॉन के को हम मान लेते हैं थीटा, कोई कांस्टेंट थीटा के बराबर यदि हमने मान लिया, माना एच न्यू अपॉन के बराबर तीनों कांस्टेंट की वैल्यू है, टी तो यहाँ पे वेरी करेगा, ठीक है, टी वेरी करेगा, जबकि एच न्यू और के का मान तीनों का कांस्टेंट, जिसको हमने कोई थीटा से प्रदर्शित किया, तो यहाँ पे z बराबर क्या रह जाएगा, z बराबर समेशन एक्सपोनेंशियल माइनस n प्लस 1/2 थीटा अपॉन टी, n प्लस 1/2 थीटा अपॉन टी। अब थीटा भी किसका, वाइब्रेशन के कारण है, इसलिए थीटा का मान भी थीटा भी से लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि देखो ये वैल्यू तो उसमें भी हमें सेम मिल जाएगी, रोटेशन में भी एच न्यू अपॉन के कांस्टेंट ही रहेगा, लेकिन यहाँ वाइब्रेशन की वजह से होने के कारण हम इसे थीटा भी से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी थीटा भी अपॉन टी। इक्वेशन नंबर 6 या 5। अब हम यहाँ पे समेशन किसके लिए, n इक्वल टू 0 से इंफिनिटी के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे n की अलग अलग हम वैल्यूज डाल करके इसको एक्सपेंड कर देते हैं। z इक्वल टू क्या हो जाएगा, z इक्वल टू एक्सपोनेंशियल n इक्वल टू 0 रख देंगे, तो n 0 रखने पे कैंसिल, ओनली क्या वैल्यू बचेगी, माइनस थीटा भी अपॉन 2t, ठीक है, n इक्वल टू 0 रखने पर माइनस थीटा भी अपॉन 2t इंटू में किस वे में लिख सकते हैं हम, जैसे 1 प्लस, सबके लिए वैल्यू 1 रखोगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस 1/2 3/2 आ जाएगी। तो उन सब में से हमने 1/2 3 सब में से कांस्टेंट लिया, ठीक है, जैसे इसके साथ अगर हम रखेंगे तो वैल्यू हमारे पास वैसे ये बन जाएगी माइनस थीटा भी इंटू 3/2t, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट के लिए 5/2t बनेगी, तो सब में से 1/2 हमने कांस्टेंट कर दिया, तो हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी, 1 प्लस e की पावर माइनस थीटा भी अपॉन टी प्लस e की पावर माइनस 2 थीटा भी अपॉन टी प्लस e की पावर माइनस 3 थीटा भी अपॉन टी प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से वैल्यू बढ़ती जाएगी। कैसे एक्सपेंड किया है, हमने इसको एक्सपेंड किससे किया है, जैसे हम 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन करते हैं, बिल्कुल उस तरीके से इसका एक्सपेंशन कर दिया हमने इजीली। तो यहाँ से हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कुछ इस तरह से है। अगर यहाँ हम x बराबर क्या ले लें, यहाँ देखो चूँकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, इसको हम किससे बोलते हैं, 1/1 माइनस एक्स से, ये फॉर्मूला होता है इसका। यहाँ पे x बराबर क्या है, इससे कंपेयर करो तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, माइनस थीटा भी अपॉन टी, ठीक है, e की पावर थीटा भी अपॉन टी। तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स का स्क्वायर है, 2 थीटा भी, एक्स क्यूब तो 3 थीटा भी, इसे इस रिलेशन से हम क्या करेंगे, एक्सपेंड करके इसकी वैल्यू डाल दो, करो।
क्या हो जाएगा z इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस थीटा v अपॉन 2t एज इट इज। यहाँ वैल्यू आ जाएगी 1/1 माइनस एक्स ई रेज टू माइनस थीटा v अपॉन t। क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, यहाँ पे z कैसे है, संवितरण फलन भी कंपन के लिए मतलब b, z भी वाइब्रेशनल के लिए। पहले भी सब जगह z वाइब्रेशनल लगाना। अब यहाँ पे हमारे पास z का वैल्यू आ गया, हमें यहाँ पे भी क्या निकालनी पड़ेगी, मीन एनर्जी निकालनी पड़ेगी इनकी। और मीन एनर्जी के फॉर्मूले में z कैसा आता है, log z लिया हुआ होता है। मीन एनर्जी का एक फॉर्मूला जो भी हम पढ़ेंगे उसमें क्या होता है, z log के टर्म में आता है, इसलिए हम z का फाइनली log लेते थे। इसका log लेकर के देखो वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से log zp इक्वल्स टू, दोनों इंटू में है, इंटू का लॉग कैसा हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। उसके बाद में फिर नेक्स्ट अब क्या लगाओगे, इसमें 1 अपॉन में और है तो इसके अपॉन का फॉर्मूला भी लगाओ। पहला तो एक्सपोनेंशियल है, लॉग से एक्सपोनेंशियल आपका वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है, आप डायरेक्ट इसको क्या लिखते हो, माइनस थीटा वी अपॉन 2t। ये तो डायरेक्ट वैल्यू आ गई इंटू में। दूसरा क्या आ जाएगा हमारे पास, लॉग, इसको अगर हम ऊपर ले सकते हैं 1 माइनस ई की पावर माइनस थीटा वी अपॉन टी को, ऊपर भी तो ले सकते हैं 1 माइनस ई की पावर माइनस थीटा वी अपॉन टी। तो वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, माइनस लॉग ए एम अपॉन एन की तरह, तो लॉग एम माइनस एन। लॉग एम की वैल्यू log 1 है, 0 ही होता है वैसे भी, इसलिए वैल्यू क्या आ जाएगी, log 1 माइनस ई की पावर माइनस थीटा वी अपॉन टी। ये देखो कंफ्यूजन नहीं, एक्सपोनेंशियल का तो कैंसिल हो गया, यहाँ लोगे log m अपॉन एन, log m की वैल्यू कितना है, log 1 0, और ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा, log 1 माइनस ई की पावर माइनस थीटा वी अपॉन टी के टर्म में। क्लियर है, तो ये हमारे पास log zb की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास जो माध्य ऊर्जा का फॉर्मूला होता है, जो हमें यहाँ लगाना है, माध्य ऊर्जा, इसके लिए माध्य ऊर्जा वाइब्रेशन के लिए तो ई वी बार। ठीक है, माध्य ऊर्जा वाइब्रेशनल के लिए किससे रिप्रेजेंट करोगे, ई वी बार से, और इसका फॉर्मूला आपके पास होता है एन के टी स्क्वायर डेल अपॉन डेल टी, इसका log zp का, एन के टी स्क्वायर डेल अपॉन डेल टी log zp का। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग माध्य ऊर्जा का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, नेक्स्ट इसका अगर हम डेल अपॉन डेल टी कर ले log zp का, तो इसका करो डेल अपॉन डेल टी के रिस्पेक्ट में क्या वैल्यू आ जाएगी, करो इसको सॉल्व। देखो क्या आ जाएगा, ई वी बार इक्वल टू एन के टी स्क्वायर, एज इट इज लिख देते हैं, एन के टी स्क्वायर। ठीक है, डेल अपॉन डेल टी करना है log zp का, ये है log zp की वैल्यू। तो पहले तो इसका कर दो टी के रेस्पेक्ट में, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, माइनस थीटा वी अपॉन 2 एज इट इज ले लिया, 1 अपॉन टी का करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। क्लियर है, ये वैल्यू आ गई यहाँ से। दूसरा माइनस यहाँ ले लो log x, इस पूरे को हम किस फॉर्म में ले लें, x के फॉर्म में, तो log x का डिफरेंशियल क्या होता है, 1 अपॉन x, वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 अपॉन x लिख दो एज इट इज, 1 माइनस ई की पावर माइनस थीटा वी अपॉन टी। तो ध्यान से करना है डिफरेंशियल। ठीक है, पहले log x के फॉर्म में कर दिया 1 अपॉन x के टर्म में। ठीक है, तो 1 अपॉन x एज इट इज आ गया। अब अंदर जो x की वैल्यू है इसका भी होगा, तो 1 का डिफरेंशियल तो 0, इसका क्या हो जाएगा, माइनस ई की पावर माइनस थीटा वी अपॉन टी होगा, ई की पावर माइनस थीटा वी अपॉन टी। ठीक है,
इंटू में क्या हो जाएगा माइनस थीटा भी एज इट इज 1/t का वापस करना पड़ेगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी -1/t स्क्वायर हो जाएगा। डिफरेंशियल एस्टिस एक एक स्टेप बाय स्टेप करोगे तो माइनस थीटा भी हो जाएगा और 1/t का क्या हो जाएगा माइनस का 1/t स्क्वायर। अब यहाँ ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, यहाँ के भी ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करें इक्वल टू n/t स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो ये आपके पास माइनस माइनस ये भी प्लस प्लस टी स्क्वायर यहाँ भी आ रहा है, टी स्क्वायर इसमें भी आ रहा है, 1/t स्क्वायर दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, 1/t स्क्वायर कॉमन ले लिया। यहाँ तो क्या बचेगा ओनली थीटा v अपॉन 2 प्लस यहाँ पे वैल्यू क्या बचेगी थीटा v इंटू ई की पावर माइनस थीटा v अपॉन टी अपॉन 1 माइनस ई की पावर माइनस थीटा v अपॉन टी। ठीक है, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास वैल्यू क्या बच गई बराबर में n के थीटा v अपॉन 2 प्लस ई की पावर माइनस थीटा v अपॉन टी इंटू में थीटा v अपॉन 1 माइनस ई रेज टू माइनस थीटा v अपॉन टी। ये हमारे पास फाइनल क्या आ जाएगी इसकी माध्य ऊर्जा। ठीक है, अब यहाँ इन दोनों में से क्या थीटा v भी हम कॉमन ले सकते हैं, तो थीटा v को भी कॉमन ले लेते हैं यहाँ से भी और यहाँ से भी बाहर ले लेते हैं 1/2। यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा बराबर n k इंटू थीटा v ई वी बार। ये होती है अणुओं की माध्य ऊर्जा इस अवस्था में 1/2 ई की पावर माइनस थीटा v अपॉन टी और अपॉन में अब देखो इसे एक स्टेप और सॉल्व कर देते हैं। ई वी बार इक्वल टू क्या है एन के थीटा भी है, यहाँ तो है 1/2 प्लस यहाँ पे ऊपर ई की पावर माइनस थीटा वी अपॉन टी आ रहा है, तो हम क्या करें ई की पावर माइनस थीटा वी अपॉन टी से ऊपर नीचे दोनों को डिवाइड कर देते हैं। ऊपर डिवाइड करोगे तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आप डिवाइड करोगे देखो या तो हम करके बताते हैं ई की पावर माइनस थीटा वी अपॉन टी, ठीक है, अपॉन ई की पावर माइनस थीटा वी अपॉन टी। ऊपर डिवाइड कर दिया नीचे भी डिवाइड कर देते हैं दोनों को, तो एक तो ये हो जाएगा ई की पावर माइनस थीटा वी अपॉन टी माइनस ई की पावर माइनस थीटा वी अपॉन टी और अपॉन में भी ई की पावर माइनस थीटा वी अपॉन टी। क्लियर है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर भी इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी एन के थीटा वी बराबर 1/2 प्लस 1 इसको ऊपर ले लोगे तो ये ऊपर जाके क्या होगा ई की पावर थीटा वी अपॉन टी और -1। ये होती है हमारी फाइनल माध्य ऊर्जा। अणुओं की माध्य ऊर्जा नोट कर लो। यहाँ हम केस लेते हैं इसके लिए, अब एक तो ये हमारे पास माध्य ऊर्जा आ गई। हमें देखना है कि ऊर्जा का मान वही के वही हमारे पास आते हैं कि नहीं। कंपन के लिए मान कितना है, तो हमारे पास kT आ रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे पहले तो हम लेते हैं केस फर्स्ट, केस फर्स्ट। ठीक है, कब जब T के मान पे हम वेरी करते हैं तो न्यून तापों के लिए ऊर्जा हम लेते हैं, न्यून तापों के लिए ऊर्जा मतलब जब टेम्परेचर का मान बहुत कम हो, न्यून तापों के लिए ऊर्जा मतलब T टेंड्स टू क्या होगा 0, T का मान लगभग कम के बराबर हो। अब यहाँ पे देखो T का मान बहुत कम होगा, इसका आप इसमें डिवाइड करोगे तो वैल्यू आपके पास कैसी आ जाएगी ज़्यादा
बहुत छोटी वैल्यू से डिवाइड करोगे, इसका मतलब थीटा वी अपॉन टी कैसा हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। क्लियर है, बहुत छोटी वैल्यू से डिवाइड करोगे तो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। अब ई वी के मान में डालो, ई वी का टोटल मान आपके पास कितना हो जाएगा, ई वी बराबर एन के थीटा वी एज इट इज है 1/2 आपके पास एज इट इज आई गया। अब यहाँ पे प्लस 1/, यहाँ क्या बच जाएगा, e की पावर माइनस थीटा वी अपॉन टी, इसको हम ऊपर ले लेते हैं, -1 है, ये इसकी वैल्यू में कैसे हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो हम इसको ऊपर लेके क्या लिख सकते हैं, e की पावर माइनस थीटा वी अपॉन टी, ऊपर आके क्या हो जाएगा, माइनस का थीटा वी अपॉन टी। अब थीटा वी अपॉन टी की वैल्यू ज़्यादा है लेकिन नेगेटिव में मिलेंगे तो उसका मान क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस में इन्फिनिटी किधर होता है, टेंस टू 0 हो जाता है, मतलब ये मान बहुत नगण्य हो जाएगा हमारे लिए, नेग्लिजिबल। e की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या, टेंस टू 0 ही तो होता है। इस वैल्यू को आप ऊपर ले लोगे, -1 के कंपेयर में क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल होगा इसके वे में -1, क्योंकि मान यहाँ पे तो बहुत बड़े मान हो जाएगा, उसमें से एक हटा दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम ऊपर लेते हैं तो नेगेटिव, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, लगभग नगण्य। मतलब कि इस स्थिति में हमारे पास ई वी बराबर कितनी आएगी, एन के अपॉन 2। अब थीटा वी का मान यहाँ पे रखेंगे, एन के अपॉन 2 इंटू थीटा वी। थीटा वी बराबर हमने किसको माना था, एच न्यू अपॉन के को, एच न्यू अपॉन के बराबर थीटा न्यू यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, तो ई वी बराबर हो जाएगा एन के अपॉन 2 इंटू एच न्यू अपॉन के, कैसे के कैंसिल, ई वी इक्वल टू एन एच न्यू अपॉन 2, ई वी इक्वल टू एन एच न्यू अपॉन 2। ठीक है, मतलब वाइब्रेशन के लिए जो एनर्जी होगी वो हो जाएगी हमारी इतनी, और इस वाइब्रेशनल एनर्जी पर अगर हम स्पेसिफिक हीट की वैल्यू निकालें, सी वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वाइब्रेशनल के लिए ये भी है वॉल्यूम का, जबकि ये भी वाइब्रेशनल की बात करें, सी वी वाइब्रेशनल बराबर क्या हो जाएगा, डेल अपॉन डेल टी ई वी का। ठीक है, तो यहाँ पे एन एच न्यू सारी की सारी कांस्टेंट वैल्यू और 1/t का भी 0, मतलब ये वैल्यू कितना हो जाएगा, बराबर 0। इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि न्यून तापों पर अणुओं के पास कोई भी विशिष्ट ऊष्मा नहीं होती, अर्थात न्यून तापों पर अणुओं की विशिष्ट ऊष्मा नहीं होती। ठीक है, इसलिए हमने जो ग्राफ बनाया था, ग्राफ में बिल्कुल न्यून ताप पर हम स्टार्ट करे थे, लगभग 3/2 से हमने स्टार्टिंग की थी। विशिष्ट ऊष्मा बिल्कुल न्यून ताप 0 के पास में, 0 या 1 के पास हमारे पास कोई विशिष्ट ऊष्मा नहीं आई थी। हमारे पास लगभग टी के यहाँ से वैल्यू के लिए हमारे पास विशिष्ट ऊष्मा का मान आया था, 3/2 से स्टार्ट हुआ था, उसके बाद में हम आगे 5/2 और 7/2 पे गए थे। तो बिल्कुल न्यून ताप के लिए कोई विशिष्ट ऊष्मा नहीं होती। इसका मतलब क्या कह सकते हैं, विशिष्ट ऊष्मा किसके लिए बात हो रही है, ईवी के लिए। इसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि न्यून तापमान पर अणु क्या होते हैं, कंपन भी नहीं करते। इसका मतलब बिल्कुल जब कम होगा टेम्परेचर, जैसे हम बढ़ाते हैं तभी अणु कंपन होते हैं। जैसे कोई पानी को हम बॉयल करते हैं, अणुओं के अंदर क्या होता है, बहुत तेज गति शुरू होती है। कब होती है, जब टेम्परेचर आपने बहुत बढ़ा दिया, अर्थात न्यून ताप पर अणुओं में कंपन नहीं होता। न्यून ताप पर अणुओं में कंपन नहीं होता। ठीक है, कैसे सेकेंड देखो, एक तो हमने ले लिया जब टेम्परेचर बिल्कुल 0 था। कैसे सेकेंड लेते हैं, अगर टेम्परेचर का मान बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, तो यदि T टेंड्स टू इंफिनिटी, इसके लिए उच्च ताप के लिए, उच्च तापों के लिए T टेंड्स टू इंफिनिटी, T टेंड्स टू इंफिनिटी की वैल्यू बढ़ाओ, जहाँ पे EV का मान था, तो वहाँ पे अब हमारे पास क्या होगा, थीटा V अपॉन के
वैल्यू, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन 1 हो जाएगी, थीटा भी अपॉन के की वैल्यू, ठीक है, सॉरी अपॉन टी का मान बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया इन्फिनिटी, तो बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू से डिवाइड करोगे तो वैल्यू बहुत ही छोटी आएगी, मतलब लेस देन 1 आ जाएगा। इसका मतलब अगर हम ई की पावर में लगाएं ई की पावर थीटा भी अपॉन टी, ठीक है, तो इसका मान भी क्या होगा, बहुत कम आ जाएगा। अब यहाँ से ई की वैल्यू पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो ई बराबर देखो, ठीक है, तो यहाँ से हम एक चीज़ और देखते हैं कि ई की पावर थीटा भी अपॉन टी, हमने जो फॉर्मूला लिखा ई वी का उस पर देखो, तो वहाँ पे ई की पावर थीटा भी अपॉन टी के मान हम लगभग किसके बराबर रख सकते हैं, 1 प्लस थीटा भी अपॉन टी के, 1 प्लस थीटा भी अपॉन टी, ई की पावर एक्स को एक्सपेंड कर दिया, ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 इसमें में, तो ई की पावर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स के फॉर्म में। तो यहाँ से ई वी का मान देखो, ई वी बराबर हमारे पास कितना मान रह जाएगा, ओनली एन के थीटा भी इंटू 1/2 माइनस 1/e की रेज टू थीटा भी अपॉन टी, ठीक है, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन e की पावर थीटा भी अपॉन टी की वैल्यू रख दो, 1 प्लस थीटा भी अपॉन टी और माइनस 1 से 1 कैंसिल, ये ऊपर आ जाएगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, अब यहाँ पे 1/2 इसके कंपेयर में कैसा हो, बहुत ज़्यादा कम है, ये नगण्य सा है ऑलमोस्ट, यहाँ ओनली हमारे पास रह जाएगा एन के थीटा भी इंटू टी अपॉन थीटा भी पर आ जाएगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, टी अपॉन थीटा भी, ठीक है, थीटा भी से थीटा भी कैंसिल, मतलब इस कंडीशन में ई वी बराबर वैल्यू ओनली किसके बराबर आएगी, एन इंटू के, उच्च तापों पर कंपन ऊर्जा एन इंटू के, एन के इंटू में टी वी, एन के इंटू टी, मतलब यहाँ पर टी पर डायरेक्टली डिपेंड करेगा वाइब्रेशन उच्च तापों के लिए, मतलब जितना ज़्यादा हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वाइब्रेशन भी उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा। ठीक है, इस पे हम सी वी का मान देखते हैं, सी वी बराबर क्या हो जाएगा, सी वी वाइब्रेशन बराबर क्या होगा, डेल्टा ई वी अपॉन डेल टी, एन के टी का, तो सी वी बराबर हो गया एन इंटू के, इसका मतलब यहाँ पर कुछ न कुछ विशिष्ट ऊष्मा होगी और उच्च ताप पर अणुओं में कंपन भी होगा। ठीक है, तो यहाँ से जैसे हमने ग्राफ में देखा था, बिल्कुल जब लो टेम्परेचर था तो हमने यहाँ पे ये बात बोली कि लो टेम्परेचर के लिए सी वी का मान नहीं था, हमें मिलना स्टार्ट हुआ था लगभग 3/2, फिर 5/2, 7/2 इस तरीके से, तो सी वी का मान क्या कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा था और टी के बहुत ज़्यादा मान के लिए बिल्कुल उच्च ताप पर, तो सी वी का मान भी इसके रेस्पेक्ट में क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा था। इसका मतलब क्लियर है कि उच्च ताप पर अणु में कंपन होगा और उसके कारण उनकी विशिष्ट ऊष्मा भी होती है जो कि उच्च ही होती है। ठीक है, ये आपका ग्राफ का एक्सप्लेनेशन हो गया, एक तरीके से ग्राफ कंप्लीट क्लियर हो गया होगा। अब एक और प्रकार की, ये तो बात हो गई हमारी वाइब्रेशनल एनर्जी की, रोटेशनल एनर्जी हमने बताई है एन बराबर 0 की कंडीशन में रोटेशनल एनर्जी का उसका यहाँ वैल्यू नहीं होगा। एक हमारा बच गया एक्साइटेशन एनर्जी, उत्तेजन ऊर्जा, उत्तेजन ऊर्जा, उत्तेजन ऊर्जा से मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन है, कोई भी एटम है जिसकी कोई ई बराबर 0 पर एनर्जी है, ई नॉट,
ये कोई फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आ गया जहाँ पे उसकी एनर्जी होगी E1, उसने कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब की और वो ग्राउंड स्टेट के लिए कोई इसका ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है। ठीक है, तो इन दोनों के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें कि यहाँ पे अणुओं की वैल्यू क्या होगी, सॉरी एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, तो E0 तो प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसके लिए अगर हम अणुओं की संख्या की बात करें तो N0 प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, e की पावर माइनस E0 अपॉन KT। ठीक है, यहाँ पे N1 प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा e की पावर माइनस E1 अपॉन KT। अणुओं की संख्या E0 एनर्जी वाले स्टेट में अणुओं की संख्या कितनी होगी, या फिर इवन एनर्जी वाले स्टेट में अणुओं की संख्या कितनी होगी। ठीक है, यहाँ से अगर हम इन दोनों का रेशियो देखें N1 अपॉन N0 बराबर क्या वैल्यू आ जाएगी, e की पावर माइनस 1 अपॉन KT कॉमन इंटू E0 माइनस E1। ठीक है, यहाँ से माइनस में उठाते तो वैल्यू हमारे पास रेशियो क्या हो जाएगा, इंटू E0 माइनस E1 अपॉन KT। इसको हम कई बार पॉपुलेशन रेशियो भी कहते हैं, पॉपुलेशन रेशियो, पॉपुलेशन अणुओं की संख्या दोनों में जितनी है उनका रेशियो, इसलिए पॉपुलेशन रेशियो। ठीक है, दूसरा यहाँ अगर हम मान लो इसको माइनस हम कॉमन ले लेते हैं तो वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, E1 माइनस E0 के टर्म में। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं N1 अपॉन N0 इक्वल टू E रेज टू माइनस E1 माइनस E0 अपॉन KT। ठीक है, किसी भी एटम के लिए मान लो अगर यहाँ हम जो एटम ले रहे हैं, अगर हम हाइड्रोजन एटम के लिए बात करें तो हाइड्रोजन एटम के लिए फर्स्ट स्टेट में एक्साइटेड एनर्जी कितनी होती है, -13.6 के लगभग होती है, और E0 के लिए वैल्यू कितनी होती है, ग्राउंड स्टेट में एनर्जी कितनी होती है, लगभग 3.4 के आसपास होती है। मतलब इन दोनों का रेशियो कितना आ जाता है, नेगेटिव, इन दोनों का जो टोटल होगा E1 माइनस E0 लगभग 10 के बराबर आ जाता है। मतलब हम क्या लिख सकते हैं, हाइड्रोजन एटम के लिए E1 माइनस E0 लगभग वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। ठीक है, दूसरा हमारे पास K और T। K क्या होता है, बोल्ट्जमान नियतांक होता है जिसकी वैल्यू हमें पता है 1.38 इंटू 10⁻23। और T, यहाँ पे T हम क्या लेते हैं, कोई भी नॉर्मल टेम्परेचर लेते हैं, जैसे हमने 300 केल्विन ले लिया। ठीक है, -23 300 केल्विन पे लगभग हमने ले लिया। तो अगर हम इन तीनों की वैल्यू रख करके हाइड्रोजन एटम के लिए अगर हम ये N1 अपॉन N0 का मान निकालते हैं तो वैल्यू क्या हो जाएगी, N1 अपॉन N0 हाइड्रोजन के लिए। तो इन सबको मल्टीप्लाई करके और T से डिवाइड करके देखो तो ये हमारे पास एनर्जी का वैल्यू लगभग आ जाएगा 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। 0.025 तो इन दोनों का K और T का मल्टीप्लाई आ जाएगा, K इंटू T की वैल्यू आ जाएगी 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, यहाँ पे अगर हम वैल्यू डाल देंगे तो E की पावर में अगर हम इसमें डिवाइड करेंगे 10 अपॉन में इससे डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास लगभग आएगी 400, E की पावर -400 के लगभग। और E की पावर -400 बहुत ही ज़्यादा कम वैल्यू हो जाएगी, इसका मान हो जाएगा ऑलमोस्ट 0 के बराबर। वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऑलमोस्ट 0 के बराबर। इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि अगर उत्तेजन कक्षा में हम बात करें नॉर्मल टेम्परेचर पर, तब अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 0। यहाँ से हम N1 बराबर 0 निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये कब बताया, जो टेम्परेचर हमने लिया है नॉर्मल 300 केल्विन नॉर्मल टेम्परेचर लिया है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब नॉर्मल टेम्परेचर पर हम बात करें तब कोई भी एटम इस ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में नहीं जा सकता। क्लियर है, तो ये नोट कर लो और नीचे लिख लो, अर्थात उत्तेजन कक्षा में सामान्य ताप पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 होगी। सामान्य ताप पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 होगी। इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 होगी। क्लियर है, तो ये हमारी उत्तेजन ऊर्जा की बात भी हो गई। अब अगर हम टोटल
CV की बात करें कि कुल जो हम डिस्कस कर रहे थे स्पेसिफिक हीट को, ठीक है, विशिष्ट ऊष्मा, तो कितनी हो जाएगी द्विपरमाणु कणों के लिए, हम लिखेंगे द्विपरमाणु गैस के लिए विशिष्ट ऊष्मा CV इक्वल टू किस पर डिपेंड कर रही है, एक तो C ट्रांसलेशनल जो अभी स्थानांतरण हमने पढ़ा लास्ट क्लास, ठीक है, प्लस C रोटेशनल घूर्णन के कारण, प्लस C वाइब्रेशनल, प्लस किसके कारण हो रहा है, एक जो हमारा संक्रमण हो रहा है इन दोनों के बीच में, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनों के कारण, तो C E के कारण, इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो संक्रमण हो रहा है इसके कारण, ठीक है। तो कुल हमारे पास 4 प्रकार के इन चारों का योग होता है, कुल जो विशिष्ट ऊष्मा होगी इसका मतलब द्विपरमाणु कणों के लिए उन चारों पर ही डिपेंड करती है, और चारों के लिए किस प्रकार डिपेंड करती है ये हम देख चुके हैं। तो अगर हम न्यूनताप पर बात करते हैं, न्यूनताप पर तो हमने क्या देखा था, किरणों की विशिष्ट ऊष्मा का मान भी हमें बिल्कुल नहीं मिलता है, ठीक है, न्यूनताप पर, तो हमारे पास मान केवल कितना रह जाएगा, CV की बात करें तो उस टाइम पे बस केवल उनके पास में जो अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो गति करेंगे उसके लिए केवल जो उनके पास कुछ एनर्जी होती है, इसको हम स्थानांतरण ऊर्जा कहते हैं, CT, क्योंकि गैस के अणु है एक स्थान पर तो रह नहीं सकते, कहीं से कहीं ये कुछ ना कुछ धीरे धीरे गति करते ही रहते हैं, उसके लिए उनके पास जो CT का मान होता है, मतलब ट्रांसलेशनल एनर्जी का मान कितना होता है 3/2 Nk, प्लस ये भी 0 प्लस 0 प्लस 0 के बराबर होता है, मतलब CV का मान न्यूनताप पर तो केवल इतना मान होगा, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें कि T का मान कहाँ से कहाँ तक हम वेरी करवाएं, T का अगर टेम्परेचर किसके बीच में, अगर हम बात करें थीटा R से थीटा V के बीच में, हमने थीटा V के लिए पूरा मान देखा, अगर R से ज़्यादा हो और थीटा V के लिए हो तब हमारे पास CV का मान कितना आ जाएगा, तब CV बराबर 3/2 Nk प्लस Nk, 3/2 Nk प्लस Nk के बराबर, मतलब वैल्यू ओनली कितनी हो जाएगी 5/2 Nk। जब वैल्यू थीटा R से ज़्यादा हो लेकिन थीटा V से कम हो, मतलब कि ट्रांसलेशनल का ये तो रहेगी, क्योंकि ये तो बिल्कुल न्यूनताप की अवस्था में भी इतनी ऊर्जा तो इनके पास है, इतनी तो इनकी विशिष्ट ऊष्मा रहेगी, ये रहेगी, और प्लस रोटेशनल के लिए कुछ, रोटेशनल का सॉरी 0 होगा, ये वाइब्रेशनल के कारण कुछ वैल्यू आ जाएगी, हाँ रोटेशनल के कारण ही आएगी, थीटा V से तो कम है ना, तो रोटेशनल के लिए हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। थर्ड कंडीशन अगर हम ले लें, T का मान अगर हम कहाँ लें, थीटा V से कुछ ज़्यादा ले लेते हैं, थीटा V से ज़्यादा और T का मान, अब हमारे पास CV के लिए भी मान आ जाएगा, CV बराबर कितना हो जाएगा 3/2 Nk प्लस Nk, ये Nk है रोटेशनल की वजह से, ठीक है। अब यहाँ पे Nk रोटेशनल का तो आएगा, प्लस यहाँ पे वाइब्रेशनल का भी आ जाएगा Nk, तो वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी 7/2 Nk, यहाँ से बराबर आया है 3/2 Nk, और ग्राफ में हमने यही तीनों वैल्यू देखी थी, ये तीनों ऑलमोस्ट किस स्थान पर, T के साथ में हमने वेरिएशन देखा था, T के साथ में ये वेरिएशन था, जो बिल्कुल न्यूनताप हो तो उनके पास कुछ विशिष्ट ऊष्मा नहीं होती, केवल ये होती है 3/2 Nk, वो एक प्रकार से मतलब स्टार्टिंग यहाँ से होती है, बिल्कुल न्यूनताप पर हमने बात की तो यहाँ तक तो कुछ भी इनके पास CV का वैल्यू नहीं रहा, स्टार्ट कहाँ से हुई 3/2 Nk, जो भी कब ताप इस टाइम तक भी लगभग बहुत कम से ही होता है, लेकिन इस टाइम तक इनके पास कुछ ना कुछ स्थानांतरण की ऊर्जा आ चुकी होती है, इसलिए 3/2 Nk। उसके बाद जैसे हम ताप का मान थोड़ा बढ़ाते हैं तो उसके रेस्पेक्ट में वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 5/2 Nk के बराबर, ठीक है। तो टेम्परेचर का मान तब कितना रोटेशनल से ज़्यादा लेके वाइब्रेशनल से कम होता है, इसलिए तो वाइब्रेशनल के लिए मान नहीं आता, नहीं इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन के लिए होता है, केवल किसके रोटेशनल के लिए, प्लस ये तो हमारे पास रहेगा ही, तो 5/2 Nk। जब हम थीटा V से ज़्यादा लेकर के जाते हैं, T का मान जब बहुत ज़्यादा कर देते हैं तब हमारे पास कंपन के लिए भी ऊर्जा आ जाती है, और ये हम अभी पहले पीछे निकाल ही चुके हैं कि कंपन के लिए ऊर्जा केवल कब होती है, उच्च तापों के लिए, न्यून तापों के लिए अणु कंपन नहीं करते हैं, क्लियर है। और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन की जो उत्तेजन ऊर्जा है इसका कुछ भी रिजल्ट नहीं रहेगा, क्योंकि हम देख चुके हैं कि जब तक हम बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें इलेक्ट्रॉन कोई भी एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाते, इसलिए ना तो उनकी कोई विशिष्ट ऊष्मा होगी ना ही कोई उनकी एक्साइटेशन एनर्जी होगी, क्लियर है। तो ये था हमारा द्विपरमाण्विक गैसों की विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है, समझ में आ गया। इससे नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।